Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 और आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसमें ज्योग्राफी के पार्ट में हम अब लेसन लेंगे अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी का सेकंड लेसन है अंडरस्टैंडिंग द अर्थ। मतलब अर्थ के बारे में जानकारी, अर्थ को समझना। ठीक है, अर्थ किस तरह से बनी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, अर्थ को बनाने के लिए उसमें क्या कौन कौन सी चीजें उसमें मिली हुई है। ठीक है, वो सब चीजें हम उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस लेसन में ये स्टार्टिंग में बताना चाहती हूँ कि अर्थ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। उसके 3 लेयर्स हैं। ठीक है, जिस जो पहला लेयर है उसमें क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल और थर्ड इज कोर। ठीक है, ऐसे 3 उसके लेयर होते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज नोन एज द क्रस्ट। इसकी जो पहली जो लेयर है वो एक आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब अर्थ की एक आउटर लेयर है। ठीक है, और वो किससे बनी हुई है? रॉक्स से बनी हुई है, मतलब पत्थरों से और मिनरल्स से वो बनी हुई है, उसको क्रस्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो लेयर है मिडल लेयर, वो है मेंटल। ठीक है, वो जो लेयर वो अर्थ की सेकंड लेयर है। और जो थर्ड है जो कोर, वो एकदम इनर मोस्ट, मतलब एकदम अंदर की है। ठीक है, तो उसको कोर कहा जाता है। The earth crust consists of a variety of rocks and minerals। जो क्रस्ट है उसमें रॉक्स और अलग अलग टाइप के रॉक्स और मिनरल्स मिले हुए हैं। और जो इसमें एक ऐसे जो रॉक्स है, जैसे जो कूलिंग होते हैं, द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, और मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो पत्थर कुछ उनमें मिक्स होते हैं, जैसे वो कूलिंग भी होते हैं और उसमें कुछ गर्म ऐसे लावा निकलती है और मैग्मा उसमें बनती है। तो ऐसे रॉक्स को, ऐसे पत्थरों को इग्नियस रॉक, अग्निजन्य पत्थर कहा जाता है, जिससे अग्नि निकलती है, आग निकलती है। ठीक है, fragment of rocks carried by running water, wind and moving ice get deposited in layers to eventually form sedimentary rocks। और जो पत्थरों से पानी बहता है, मतलब वो पानी को कैरी करता है, और हवा कैरी करता है, और आइस से क्या होता है, वो मूव होता है। तो ऐसे जो पत्थर होते हैं उनको सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं, मतलब जो गाड़ के थ्रू बनता है उसको सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। और तीसरा रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो है वो इग्नियस और सेडिमेंटरी दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इग्नियस जो रॉक है और सेडिमेंटरी रॉक, इन दोनों का मिक्सचर होता है, वो जिसमें केमिकल्स होते हैं और फिजिकल जो हीट होती है उसमें गर्मी होती है ना। और उसमें अगर जो प्रेशर वगैरह आता है तो ऐसे पत्थरों को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। ठीक है, the cyclic formation and development of 3 types of rocks is known as the rock cycle। इन तीनों टाइप के रॉक्स के जो साखड़ी है उसको रॉक साइकिल कहते हैं। According to the scientist, the earth is about 4 to 5 billion years old। है ना, ये तो हमें पता ही है कि साइंटिस्ट, शास्त्रज्ञों के अनुसार अर्थ का जो काल है, मतलब अर्थ कितनी पुरानी है, नियर अबाउट 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड की है। ठीक है, इट ओरिजिनेट एज अ हाई टेम्परेचर मास ऑफ गैस एंड मोल्टेन मटेरियल। इसमें बहुत से ऐसे हाई टेम्परेचर के गैसेस है और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं। इट कूल्ड स्लोली टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। Today we see a variety of landforms such as plains, mountains, valleys, gorges, plateaus on the surface of the earth। तो आज हम अर्थ की जो अलग अलग टाइप की जो लैंडफॉर्म्स की वेराइटी है, जैसे प्लेन्स है ना, माउंटेन्स है, पहाड़ियाँ वगैरह, वैलीज है ना, तो इन सब चीजों के बारे में, पठार है, प्लेट्यूज वगैरह, उनके बारे में हम अर्थ की जानकारी लेंगे।
In order to understand the geography of these landforms, we need to understand the formation and structure of the interior of the earth. तो हमें ज्योग्राफी को पहले समझने के लिए हमें जो अर्थ के जो लैंडफॉर्म्स है, मतलब जमीन जो होती है उसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। और अपनी अर्थ का, अपनी लैंडफॉर्म्स का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन, उसकी रचना है ना, वो सब की जानकारी हमें पहले जानना अर्थ का बहुत ही जरूरत है, और आज वो हम इस लेसन में जानेंगे। Our indirect sources of information about the interior of the earth are volcanic eruptions, deep mines and earthquake waves। जो इनडायरेक्ट जो सोर्सेस होते हैं अपने, उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अर्थ में जो भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मतलब ज्वालामुखी उठती है ना, कुछ ऐसे जमीन के अंदर जो डीप ऐसे माइंस है, जो कोयले की खान वगैरह जो भी हमें मिलती है, या फिर जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, लाट होती है, पूर आता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हम इसमें उसके जो अंदर की जो भी प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, किस टाइप से होती है, वो सब हम आज जानेंगे। जियोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। The scientists involved in the study are known as geologists। मतलब ये जो जियोलॉजी है, मतलब जो भौगोलिक की जो इंफॉर्मेशन जान होती है उसको जियोलॉजी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। और जो साइंटिस्ट इस पर स्टडी करते हैं और उसके बारे में जानकारी निकालते हैं उनको क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ की रचना किस टाइप से है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ऑन द बेसिक ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स एंड देयर डेंसिटी। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में, लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया है कि अर्थ के कितने लेयर है, 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो ये जो 3 लेयर है ये अर्थ के कुछ ऐसे बेसिक कंपोजिशंस है, और इसमें कुछ अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, ठीक है। रॉक्स का कुछ ऐसे गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, और उसकी डेंसिटी कैसी है, वो सब आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे क्रस्ट, ठीक है। पहली लेयर जो है अर्थ की, क्रस्ट, उसके बारे में हम जानेंगे। The solid outermost layer of the earth composed of rocks and minerals is known as the क्रस्ट, है ना। जो अर्थ की सबसे ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर है, जो रॉक से और मिनरल्स से बनी हुई है, खनिजों से बनी हुई है, उसको क्रस्ट कहते हैं। एन एक्सट्रीमली थिन लेयर, इट्स एवरेज थिकनेस वेरियस बिटवीन 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। इस लेयर का जो एवरेज है पूरा, उसकी जो लेयर है वो कैसे होती है, थीन होती है, ठीक है। और उसका जो एवरेज है थिकनेस का, वो तो कम से कम 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। द क्रस्ट कंपेयर्स 2 डिस्टिंक्ट लेयर्स, दैट इज द अपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सीएल एंड लोअर ओशियनिक क्रस्ट और सीमा। मतलब जो क्रस्ट है ये 2 लेयर के कंपेरिजन में बीच आती है। उसमें उसके ऊपर की अपर की जो क्रस्ट के अपर में जो होती है लेयर, उसको सीएल कहते हैं, सीएल, और जो लोअर में होती है उसको सीमा कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में वो क्रस्ट की लेयर आती है, ठीक है। द लोअर क्रस्ट और सीमा इज अ कंटिन्यूअस लेयर दैट फॉर्म्स एन एक्सट्रीमली थिन ओशन फ्लोर। इट में रेंज फ्रॉम अ न्यू मीटर्स टू 10 किलोमीटर इन थिकनेस। ये जो लोअर क्रस्ट है या फिर जो सीमा है, उसको लोअर क्रस्ट को सीमा भी कहते हैं। तो ये जो सीमा है, इसकी जो लेयर है वो बहुत ही थीन होती है। कहाँ से, ओशियन के फ्लोर से, मतलब समुद्र के जो तल होती है, समुद्र तल जो होता है उसके तल से वो सीमा की लेयर होती है, और वो बहुत ही ज्यादा थीन होती है। और उसका जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक का उसका थिकनेस होता है। द मेन मिनरल्स ऑफ दिस लेयर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। इस लेयर का जो मेन जो मिनरल्स है, जो खनिजे है, इसमें जो मेन वो है सिलिका और मैग्नीशियम है।
ठीक है, ये मेन सिलिका और मैग्नीशियम खनिज मिनरल्स उस लेयर में होते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सीएल फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है सीएल, ठीक है, जो क्रस्ट के कहाँ होती है, ऊपर में होती है, ठीक है, तो उसको उसकी जो लेयर है वो अर्थ मतलब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर होती है। इट्स थिकनेस इज अप टू 50 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो 50 किलोमीटर तक की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटर रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ये दो मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं। दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इज मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज अबव द लोअर क्रस्ट। ये जो लेयर है ये जो पूरी मतलब लोअर क्रस्ट तक उसका जो है वो फाउंड नहीं होता है। दिस लेयर इज नॉट कंटिन्यूअस एंड इज मोस्टली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज अबव द लोअर क्रस्ट। और ये जो लेयर है सीएल जो है वो हम जो लोअर क्रस्ट है मतलब लोअर नीचे की जो उसकी सीमा है क्रस्ट की लेयर, उसके एरिया तक वो पहुंचती नहीं है या फिर वहां तक वो हमें फाउंड नहीं होती है। नेक्स्ट क्रस्ट इज मेंटल। द मेंटल और द मेसोस्फियर इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये जो है वो अर्थ की सेकंड लेयर है, उसको मेसोस्फियर भी कहा जाता है। It is located beneath the crust and extends up to the core of the earth. The average thickness of the mantle is 2,900 km and it is made up of rocks that are far denser than the crust. इसमें ये जो मेंटल जो है इसका जो थिकनेस है वो 2,900 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस है और ये भी रॉक्स क्रस्ट की तरह ही रॉक से बनी हुई है। ठीक है, द मेंटल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जैसे क्रस्ट 2 लेयर में डिवाइडेड है सीएल एंड सीमा, उसी तरह मेंटल जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर विथ कॉजेज द रॉक्स टू बी सॉलिड और सेमी सॉलिड। ये जो लेयर है वो उसके टेम्परेचर और उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है। उसके जो कॉजेस है रॉक्स के वो 2 टाइप में होते हैं, सॉलिड और सेमी सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से टेम्परेचर होता है या फिर उस पर जो प्रेशर होता है उसके हिसाब से वो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड के इसमें वो होता है। द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज एक्सट्रीमली हाई सिंस इट कंटेस्ट molten magma which comes to the surface during volcanic eruptions or as lava। तो जब टेम्परेचर जो है वो मेंटल का अगर एक्सट्रीमली हाई हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है मेंटल पे टेम्परेचर, तो उसमें जो पत्थर होते हैं उनका वो मोल्टन होते हैं और उससे मैग्मा की निर्मित होती है और उसी से वोल्केनिक इरप्शन होता है मतलब ज्वालामुखी बाहर निकलती है जिसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मेंटल। मेंटल के जो मेन मिनरल्स है वो कौन से हैं? आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। द uppermost mantle of solid rocks extends from the crust downwards to a depth of 75 किलोमीटर to 100 किलोमीटर। इस मेंटल की जो अपर मोस्ट मतलब उसके ऊपर की जो लेयर है मेंटल की वो उसकी जो डेप्थ है वो 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल। जो लिथोस्फीयर है मतलब लैंड, ठीक है, लैंड जो है वो क्रस्ट के अपर मोस्ट पर क्या होती है इंक्लूड है उसके, और मेंटल जो है वो उसके नीचे का पार्ट है। The middle mantle extends up to 300 km in depth. Due to intense heat, the rocks here are partially molten and therefore in a flow states. जो मिडल मेंटल है मतलब जो बीच का जो मेंटल का लेयर है वो 300 किलोमीटर डेप्थ तक है अंदर तक, और उसके हीट का मतलब उसकी जो गर्मी है मेंटल की वो अगर बढ़ती है, उसके बढ़ने की वजह से जो रॉक्स है वो एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, घिसते हैं और उसमें से फिर वो आग वगैरह निकलती है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द एस्थेनोस्फीयर। इस लेयर को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। द रॉक्स ऑफ द लोअर मेंटल आर सॉलिड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर।
इस मेंटल की जो लोअर मेंटल जो है सबसे नीचे की, इसकी 3 लेयर है ना, एक बीच का हमने अपर मोस्ट वाली देखी, फिर मिडल मेंटल और अब नीचे वाली जो मेंटल है लोअर मेंटल, उसमें हीट और प्रेशर की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, उसके जो पत्थर है वो सॉलिड फॉर्म्स में रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोर। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द कोर और द बेरिस्फेयर। ये जो कोर है वो अर्थ की सबसे इनरमोस्ट, सबसे अंदर की लेयर है और इसको बेरिस्फेयर भी कहा जाता है। It is about 3,500 kilometer in radius and is mainly made up of heavy metal, especially nickel and iron, and thus is also known as knife. ये जो लेयर है इसका जो रेडियस है वो नियर अबाउट 3,500 किलोमीटर तक का इसका रेडियस पहुंचता है और ये जो लेयर है वो बहुत ही हेवी, बहुत ही भारी मेटल से बनी है, स्पेशली निकेल और आयरन से बनी है और इस लेयर को नाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड द कोर इज नोन एज गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, नेम्ड आफ्टर जर्मन जियोफिजिस्ट बेनो गुटेनबर्ग। और इस लेयर का जो मतलब मेंटल और कोर के जो बीच का जो पार्ट होता है उसको गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको किसने ढूंढा था, इसका फाउंड किसने किया था, जियोग्राफिस्ट, मतलब जो ज्योग्राफी के जो शास्त्रज्ञ होते हैं जो उनका स्टडी करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जिनका नाम था बेनो गुटेनबर्ग। तो उन्होंने ही इस कोर का जो है वो फाउंड किया था, इसका इन्वेंशन किया था, इसके बारे में स्टडी की थी। तो इसीलिए उस पार्ट को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसको गुटेनबर्ग ने ही उसे फाउंड किया था, इसलिए उस लेयर को गुटेनबर्ग का नाम दिया गया है। द टेम्परेचर इन द कोर रेंजेस बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। इस कोर की जो रेंज है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक की है। Beside the core is also subject to extremely high pressure. The core's metallic nature imparts magnetic properties to the earth. ये जो कोर है वो सबसे नीचे की, सबसे इनर मोस्ट लेयर होने की वजह से इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी और अलग अलग ये है लेयर्स है ना, मेंटल है, मेंटल के दो सब मेंटल के लेयर्स है, फिर कोर है, कोर के भी दो उसके लेयर्स है, तो ऐसे ऊपर ऊपर ये लेयर्स है और ये जो कोर है वो सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर की लेयर है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। द कोर comprises two layer, the inner core which is solid and the outer core which is semi solid। इसके भी 2 लेयर है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो है वो सॉलिड में होती है और आउटर कोर जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, जो पत्थर और जो खनिजे वगैरह होते हैं उसके बारे में देखेंगे। The Earth's crust consists of a variety of rocks and minerals, है ना, क्रस्ट जो है वो रॉक्स एंड मिनरल्स से बनी हुई है। Rocks are natural masses of mineral matters in the crust of the earth. They are composed of one or more minerals, are including the hard and compact rocks like granite and diamond, as well as loosest particles such as clay, mud, sand, etc. Rocks can have different colors, sizes and texture. ये जो क्रस्ट की जो लेयर है वो मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल्स सबसे ज्यादा उसमें मैटर करते हैं और इनका जो कंपोस्ट है वो एक या फिर ज्यादा मिनरल्स उसमें इंक्लूड करके उसको अच्छी तरह से हार्ड टाइप में उसको बनाया गया है, बहुत ही कठिन, बहुत ही कड़क ऐसा उस लेयर को बनाया गया है, जैसे ग्रेनाइट है, डायमंड है, ठीक है, इनके जैसा ही उसको बनाया गया है। और जो लूज पार्टिकल्स होते हैं जैसे क्ले है ना, मड है, सैंड है, मिट्टी वगैरह, इन सब का भी उसमें यूज किया गया है। और रॉक्स जो है वो उसके अलग अलग डिफरेंट और कलर्स और उसके अलग अलग साइज और उसका अलग अलग टेक्सचर भी बनाया गया है।
A mineral is a naturally occurring inorganic substance which contains one or more elements with defined physical and chemical properties. ये जो मिनरल्स है वो नेचुरली जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब अजैविक होते हैं, ठीक है, और अजैविक पदार्थों से वो बने होते हैं, और इसमें जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज ज़्यादा हुआ होता है। द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज नोन एज मिनरलोजी। जो मिनरल्स की जो स्टडी करते हैं उसको मिनरलोजी कहते हैं, मतलब खनिज विज्ञान कहते हैं। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, मिका एक्सेट्रा आर द कॉमन रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। जो मिका है, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, ये जो है वो कुछ ऐसे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। रॉक्स विच कंटेन अ पर्टिकुलर मेटालिक मिनरल इन लार्ज क्वांटिटीज आर नोन एज ओरिस। रॉक्स में जो कुछ ऐसे मेटालिक कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में वो उसमें ऐड होते हैं, तो उनको ओरिस कहा जाता है। मतलब मिट्टी ही होती है एक प्रकार की, उसको ओरिस कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। जैसे एक बॉक्साइट है और एल्यूमिनियम है, हेमेटाइट है, इन सब का मिक्सचर जो है वो उन सब के मिक्सचर से क्या बनता है, आयरन बनता है, तो वो भी क्या है, ओर ही है। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। On the basis of formation, appearances and the kind of minerals which constitute them, geologists have classified rocks into three major groups: igneous, sedimentary and metamorphic। जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में ही बताया था, इग्नियस और मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में, रॉक्स की जो रॉक ऑफ सेल है ना, वो जो मैंने आपको बताया था। तो इसे 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। Within each groups rocks exhibit difference in color, hardness and density। तो ये जो रॉक्स है वो अपने आप में अलग अलग उनके कलर होते हैं, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट टाइप के वो हार्डनेस है, कोई ज़्यादा कड़क है, कोई नरम है, इस तरह से वो पत्थरों के अलग अलग हार्डनेसेस है, और उनकी डेंसिटी भी जो है वो घनता जो है वो बहुत अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। द लिथोस्फीयर ओरिजिनली consisted of primary or igneous rocks. Subjected to internal and external processes, it underwent changes and many of the igneous rocks were transformed into rocks belonging to the secondary group, namely sedimentary and metamorphic rocks। जो लिथोस्फीयर है, मतलब जो लैंड का जो पोर्शन है, इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर जो है वो प्राइमरी है और उसमें इग्नियस रॉक्स का सबसे ज्यादा यूज होता है, इग्नियस रॉक्स उसमें होते हैं। और जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रोसेस होती है, वो जो अंडरवेंट के जो चेंजेस होते हैं, मतलब जमीन के लिथोस्फीयर के लैंड के जो अंदर के जो प्रोसेस होते हैं, जमीन के अंदर में जो भी चेंजेस होते हैं वो सब इग्नियस रॉक्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उससे ही वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। और इसमें इसी रॉक्स के ऊपर जो 2 टाइप के रॉक्स बिलोंग करते हैं, जिसको सेकेंडरी ग्रुप, वो सेकेंडरी ग्रुप में आता है, जो है सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये 2 रॉक्स अलग के हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें इग्नियस रॉक्स। The word igneous is derived from the Latin word igneous meaning fire. It refers to rocks formed by the cooling and solidification of hot lava and magma beneath the earth's interior। ठीक है, जो igneous जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन का है। लैटिन का शब्द है जिसका मीनिंग होता है फायर, ठीक है। igneous मीन्स आग, फायर, ठीक है। और ये जो रॉक्स है वो क्या रिफर करते हैं, जो भी ज्वालामुखी या लावा जो निकलता है उसको कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन करने का काम अर्थ के जो इंटीरियर भाग में होता है उसमें वो का यूज होता है। दिस रॉक्स आर स्टिल बीइंग फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। ये जो रॉक्स है वो जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, मतलब ज्वालामुखी वगैरह होती है, तो इन रॉक्स के थ्रू ही होती है। Since they were the first to be formed, they are also referred to as primary rocks। इन rocks को primary rocks भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट का इसका फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म में आते हैं ये रॉक्स, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, igneous rocks may be classified as the following:
इस इग्नियस रॉक्स के जो बेसिस ओरिजिन है वो हमें नीचे में पॉइंट्स के थ्रू बताया गया है, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द मोल्टन मटेरियल विच रीचेस द अर्थ सरफेस थ्रू वोल्केनिक वेंट्स और फिशर्स इज नोन एज लावा। द मोल्टन मटेरियल्स जो भी होते हैं, जैसे इग्नियस रॉक्स में जो भी मटेरियल्स होते हैं वो अर्थ के जो सरफेस में पोस्ट उसके थ्रू क्या होता है, वोल्केनिक चीजें होती है, मतलब वोल्केनिक के वेंट्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे जो गड्ढे हो जाते हैं जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलती है और उसी को उसमें से जो थोड़ा थोड़ा जो आग का जो धुआं या जो निकलता है उसको ही क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। दिस कूल्स एंड सॉलिडिफाइज फॉर्मिंग एक्सट्रेसिव ऑफ और वोल्केनिक रॉक्स। तो जब इस लावा को कुछ ऐसे जो कूल और ऐसे सॉलिडिफाइड जो करते हैं उन्हीं पत्थरों को क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक रॉक्स कहते हैं। When the lava is exposed to the air, it cools rapidly and fine-grained crystalline rocks are formed. For example, basalt and pumice, etc. मतलब जो भी जैसे ही ये लावा जो है वो जैसे एक्सपोज्ड होता है बाहर, एकदम हवा में फैलता है, निकलता है, तब ये जो फाइन ग्रेनाइट के जो पत्थर होते हैं, रॉक्स जो होते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो वो फॉर एग्जाम्पल जो दो पत्थर है उनका नाम दिया है यहाँ पे, बेसॉल्ट है और प्यूमाइस है। ये जो पत्थर है वो ज्वालामुखी को, लावा को ठंडा करने में हेल्प करते हैं। एट टाइम्स द मोल्टन मटेरियल और मैग्मा में कूल एंड सॉलिडिफाई बिलो द अर्थ सरफेस टू फॉर्म इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। और उसी टाइम पे जो सेम मोल्टन मटेरियल या फिर जो मैग्मा होती है वो जो कूल और सॉलिडिफाई होती है अर्थ के सरफेस के नीचे, उसको उस फॉर्म को इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स कहा जाता है। एज द मोल्टन मटेरियल विद इन द अर्थ कूल स्लोली, लार्जर क्रिस्टल और कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स आर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, डोलेराइट एक्सेट्रा। तो ये जो प्लूटोनिक रॉक्स जो है इसमें कुछ जो ऐसे मोल्टन मटेरियल्स जो होते हैं अर्थ के अंदर, जो लावा को कूल और उसको स्लो कर देते हैं। तो ऐसे जो पत्थर है उसमें कुछ दो एग्जांपल है, जैसे ग्रेनाइट है और डोलेराइट है। ये जो पत्थर के जो दो फॉर्म्स है ये लावा को कूल और उसको स्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। Igneous rocks are usually crystalline in structure as well as hard and compact. Igneous rock जो है, जो अग्निजन्य जो पत्थर है वो ज्यादातर उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कड़क होते हैं और संक्षिप्त होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। They do not allow water to percolate through them, are not formed in layers and do not contain remains of plants and animals fossils within them. ये जो पत्थर होते हैं इसकी जो इसकी जो लेयर होती है वो वाटर को अलाउ नहीं करते, मतलब पानी जो है वो उसमें ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, वो इतना बाहर से स्ट्रिक्ट होता है, कड़क होता है। और उसकी जो कंटेंट्स होते हैं वो प्लांट या एनिमल में उसको यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद है दूसरा सेडिमेंटरी रॉक। The word sedimentary is derived from sedentum which means settle down in Latin. ये भी वर्ड जो है वो लैटिन का है जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। सेडिमेंटरी का मीनिंग जो होता है सेटल डाउन। फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर कैरिड बाय रनिंग वाटर, वाइन एंड मूविंग आइस एंड आर डिपॉजिटेड इन डिप्रेशंस अंडर वाटर। ये जो सेडिमेंटरी रॉक है इसमें पानी भी ऑब्जर्व होता है, ठीक है, हवा से भी वो मूव होता है और आइस से भी वो मूविंग होता है, ठीक है। और इसमें पानी के अंदर कोई भी मतलब ये डिप्रेशन में मतलब बहुत ही अंदर वो पानी में डूब भी सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिपॉजिटेड मटेरियल्स और सेडिमेंट्स कंटिन्यूसली accumulate in layers are compressed and hardened with the aid of cementing materials such as lime to form sedimentary rocks। और बहुत ज़्यादा पीरियड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये जो मटेरियल्स है, जो सेडिमेंटरी जो रॉक्स है, ये इसकी जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती जाती है
बहुत ज़्यादा कड़क होती जाती है। और इसमें कुछ ऐसे जो सीमेंटिंग मटेरियल्स होते हैं, वो जैसे कि लाइम वगैरह, लाइम एक सीमेंटिंग मटेरियल है, तो उससे ही वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है और उसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। Therefore, they belong to the secondary group of rocks. Such rocks usually comprise layers of varying composition. ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो कौन सा लेयर है? सेकेंडरी ग्रुप का लेयर है, ठीक है, सेकेंडरी रॉक है ये रॉक्स में का। तो इसकी जो लेयर है वो उसके कुछ ऐसे वेरिंग कंपोजिशंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये भी 3 टाइप में इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, तो हम वो भी देखते हैं। तो पहला पॉइंट है द लार्जर रॉक्स पार्टिकल्स सच एज सैंड एंड पेबल्स गेट डिपॉजिटेड इनिशियली एंड द फाइनर सेडिमेंट्स सच एज क्ले एंड स्लीट आर डिपॉजिटेड लेटर। ये जो सेडिमेंटरी रॉक है, इसके जो पार्टिकल्स है जैसे सैंड है ना, मिट्टी या फिर कोई ऐसे पेबल्स वगैरह होते हैं, तो इनसे मिलके वो सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं। और उसी के साथ उसमें क्ले मतलब चिकन माटी वगैरह और स्लीट वगैरह जो है वो भी उसमें मिक्स होता है। Thus, sedimentary rocks present a layered or stratified structure are also known as stratified rocks. ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके जो लेयर्स है वो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर में भी होते हैं, मतलब ऐसे आड़े टेढ़े स्ट्रक्चर में होते हैं, तो इसलिए इन पत्थरों को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। Sandstone, shale, conglomerate and mudstone are some examples of such mechanically formed sedimentary rocks. जो सैंडस्टोन है, ठीक है, शेल है मतलब शंख वगैरह का जैसा होता है शेल, ठीक है, और कॉन्ग्लोमेरेट है, ठीक है, और मडस्टोन। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये किसके एग्जाम्पल है? सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जाम्पल्स है। सेडिमेंटरी रॉक्स में भी also formed from the depositions of chemicals like salt through evaporation. Rock salt is an example of such a chemically deposited sedimentary rock. ये जो सेडिमेंटरी रॉक है इसका जो फॉर्म है वो केमिकल्स से भी बना हुआ है, जैसे सॉल्ट है ना, नमक वगैरह, क्योंकि समुद्र में भी ऐसे ये जो रॉक्स है वो ज्यादातर हमको वहाँ पे प्राप्त होते हैं, क्योंकि जैसे सॉल्ट वगैरह जो केमिकल है वो इसमें होता है। और रॉक सॉल्ट ये सेडिमेंटरी रॉक का एक केमिकल पत्थर का एक एग्जाम्पल है। In many cases, the skeletal remains of sea organisms and decayed plants are trapped in the sediments and deposited on the sea floor. Over the years, these remains become organically formed sedimentary rocks, for example, limestone and coal. और जो कुछ बहुत से ऐसे अलग अलग केसेस में क्या होता है, कुछ समुद्र के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह जो ट्रैप्ड होते हैं, उसमें सेडिमेंट्स जैसे सी फ्लोर मतलब समुद्र की जो जमीन होती है वहां से वो बाहर निकलते हैं। तो बहुत से सालों बाद फिर जब वो ऊपर आते हैं तो उसमें सेडिमेंटरी रॉक्स भी हमें वहां पे फाइंड होते हैं, जैसे लाइमस्टोन है और कोल है ना, कोयला वगैरह, ये भी एक सेडिमेंटरी रॉक में ही आता है। सेडिमेंटरी रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्नियस रॉक्स एंड देयर स्ट्रक्चर इज नॉन क्राइस्टलाइन। ये जो सेडिमेंटरी रॉक है वो इग्नियस रॉक से थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, और इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, मतलब उसका कोई शेप नहीं होता है, वो कैसे भी अलग अलग शेप में, आड़े टेढ़े शेप में वो होता है। Such rocks at times also contain fossils in between the layers of the sediment. ये जो कुछ पत्थर जो है वो सेडिमेंट रॉक्स के बीच में कुछ ऐसे लेयर्स बनाता है। इसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक। द वर्ड मेटामॉर्फिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है, जो मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है ग्रीक का, उससे वो वर्ड आया है और जिसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। When existing igneous and sedimentary rocks change their chemical and physical form due to intense heat and pressure, they are known as metamorphic rocks.
जब भी इग्नियस और सेडिमेंटरी जो रॉक्स है वो उसके जो उनके अंदर के जो केमिकल है वो फिजिकली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और उससे जो हीट और गर्मी और जो प्रेशर निकलता है उसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। मतलब ये इग्नियस और जो सेडिमेंटरी रॉक है इनका जो मिश्रण होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, दिस प्रोसेस में टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये जो प्रोसेस है वो कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो चलती रहती है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर दे आर ऑफन बैंडेड और लेयर्ड। इसी इफेक्ट मतलब ये जो हीट और प्रेशर की जो इफेक्ट है उसी की वजह से ये जो लेयर है वो बैंडेड होती जाती है। दिस ग्रुप ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स एज दे आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिटिंग इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक का जो ग्रुप है वो सेकेंडरी ग्रुप में के पत्थरों में ही आता है, जिसमें इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक भी उसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट चेंजेस द इग्नियस सैंडस्टोन टू क्वार्ट्जाइट एंड लाइमस्टोन टू मार्बल एक्सेट्रा। जैसे इसको जैसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट को चेंज कर सकते हैं हम ग्नीस में, सैंडस्टोन को हम क्वार्टिज में चेंज कर सकते हैं, और लाइमस्टोन को मार्बल के पत्थरों में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से ये मेटामॉर्फिक पत्थरों को सेडिमेंटरी और इग्नियस में चेंज कर सकते हैं। Interestingly, all metamorphic rocks make extremely good building and construction material. ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ये बहुत ही अच्छे बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इन पत्थरों का यूज किया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड परहैप्स द हार्डेस्ट ऑफ ऑल रॉक्स। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं, और ये बाकी जो अदर रॉक्स है उनसे भी क्या होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। दे रेयरली हैव पोर्स एंड दस डू नॉट अलाउ वाटर टू प्रोकोलेट थ्रू देम। दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। और ये जो पत्थर है मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो पानी को अंदर नहीं आ देते, मतलब वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और उसमें कोई भी प्रोकोलेट नहीं होता है, और वो किसी भी फॉसिल के कंटेंट का उसमें कोई भी अंश नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे द रॉक साइकिल। विथ हीटिंग, मेल्टिंग, इरेजन, डिपोजिशन एंड केमिकल एक्शन, वन ग्रुप ऑफ रॉक्स लीड टू द फॉर्मेशन एंड अनदर ग्रुप, एंड दिस साइक्लिक फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स इज नोन एज द रॉक साइकिल। मतलब ये जो तीनों जो भी पत्थर है इनमें जो हीटिंग होती है, जो मेल्टिंग होती है, जो इनका इरेशन होता है, और इसकी कोई डिपोजिशन होती है, और केमिकल एक्शन जो होते हैं, ये सबके जो लीड्स होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, अनदर ग्रुप्स के जो साइकिलिक होती है उसकी डेवलपमेंट जो होती है, इन सभी तीनों टाइप्स के रॉक्स की जो पूरी साइकिल है उसी को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। इग्नियस और प्राइमरी रॉक्स आर फाउंड फर्स्ट। इग्नियस और प्राइमरी रॉक जो है वो पहले आते हैं आफ्टर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सेडिमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस लाइक विदरिंग एंड इरोजन। और फिर दूसरे सेकेंडरी में कौन से आते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स आते हैं। These are deposited and compacted to form sedimentary rocks. After being subjected to great heat and pressure, igneous and sedimentary rocks are transformed into metamorphic rock. और फिर जो तीसरी साइकिल है वो कौन सी, मेटामॉर्फिक। जब इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक क्या हो जाते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब उसमें हम चेंज कर सकते हैं। जब वो चेंज हो जाते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। Sedimentary rocks may be buried again and melted due to heat from the interior of the earth forming magma। और अर्थ के अंदर में मैग्मा के थ्रू ये जो सेडिमेंटरी रॉक्स है इसको हम हीट देके उसको क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करके हम उसको मेटामॉर्फिक रॉक में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। Metamorphic rocks may be broken down into sediments due to natural process, later forming sedimentary rocks and even buried again to form magma. Thus, a cyclical relationship exists between the three rocks groups. The entire process is powered by the energy of the sun and involves process both on the surface as well as in the interior of the earth. ये जो साइकिल है, पूरी जो रॉक साइकिल है, इनका जो रिलेशन है वो एक दूसरे के साथ, जो तीनों भी रॉक्स के ग्रुप्स है उन सबके एक दूसरे के ऊपर वो इनका रिलेशन होता है, और वो एक दूसरे के इसमें डिपेंड होते हैं। ये जो पूरी जो एंटायर जो प्रोसेस है इसमें ज्यादातर जो पावर है वो किस चीज की लगती है, एनर्जी की लगती है, सन की लगती है,
मतलब सूरज की जो एनर्जी है उसका यूज होता है। और उसमें जो प्रोसेस होती है उसमें जो अर्थ के जितने भी इंटीरियर जो भी पार्ट्स होते हैं उन सबका उसमें यूज किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। पत्थरों और मिनरल का यूज क्या होता है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। जो स्ट्रक्चर पत्थरों का स्ट्रक्चर और उसका यूज वगैरह जो चीजें होती है उसकी जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स विच आर ऑफ इमिशंस वैल्यू टू ह्यूमंस। ये जो अलग अलग टाइप के जो पत्थर और जो मिनरल्स है इनकी जो वैल्यू है वो हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा होती है। रॉक्स आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स, है ना। इन रॉक्स का यूज हम बिल्डिंग मटेरियल के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है ना। इन पत्थरों का यूज हम बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपने किसी भी चीजों को बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसके बाद है मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्सेस ऑफ पावर। जो मिनरल्स होते हैं जैसे नेचुरल गैस है, कोयला है ना, पेट्रोल है या फिर फ्यूल है, तो ये सब जो है वो पावर के सोर्सेस है। Beside rocks have also made agriculture possible as soil is formed by the decomposition or degradation of rocks। जो रॉक्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए उसको बनाया जाता है। जैसे सॉइल जो होती है मतलब खेती बाड़ी में जब मिट्टी होती है जमीन में उसको अच्छे से पॉसिबल करने के लिए मतलब खेती के लिए उसको अच्छे से बनाने के लिए उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए रॉक्स का यूज किया जाता है। केमिकल्स फाउंड इन रॉक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल होते हैं वो पत्थरों में जो फाउंड होते हैं वो फर्टिलाइजर करने के लिए भी उसका यूज किया जाता है। रॉक्स ऑल्सो कंटेन्स फॉसिल्स विच गिव अस इम्पोर्टेंट इंसाइट इनटू लाइफ इन द पास्ट। ये जो रॉक्स है तो इसके जो कंटेंट है, इसमें जो कंटेंट होता है फॉसिल्स, वो हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने लाइफ को मतलब अपने पास में अपने लाइफ को किस तरह से इंसाइट्स करना है, इसलिए वो हमें यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का ये लेसन यही खत्म होता है। आज के इस लेसन के हमने आज जितने भी पॉइंट्स देखे हैं उनमें अगर आपको किसी भी पॉइंट अगर आपको समझा नहीं हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।